नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अ, मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर की तरफ से मैं पन्नाराम चौधरी आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज से अपने एक विशेष सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यह सीरीज विशेष रूप से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हुई। सेकंड ग्रेड का एग्जाम सितंबर में होने जा रहा है। सॉरी, फर्स्ट ग्रेड नहीं, सेकंड ग्रेड और रीट थर्ड ग्रेड अध्यापकों उनके लिए होगी। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में होने जा रहा है और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जनवरी में होने जा रहा है। ये जो श्रृंखला है ये करंट अफेयर्स पर आधारित होगी। क्रोनोलॉजी जो आती है छोटे वाली, उस क्रोनोलॉजी को मैंने प्रत्येक महीने के हिसाब से लिया है और प्रत्येक महीने के अंदर अपने काम के जो प्रश्न वो एक ही क्लास के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा एग्ज़ाम आपके नज़दीक है इसलिए ज़्यादा समय मैं जायज़ नहीं करूँगा आपका। सबसे पहले इसके हालांकि पेज में पूरे के पूरे पलटूंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आपको पूरा पढ़ने का मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरह से पढ़ा है। पहले 2 दिन पढ़ने के बाद में काम की चीज़ें उसके ऊपर टिक कर रखा है। अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जो अपने काम की है और उसको कैसे नोट्स के रूप में फॉर्मेट के रूप में लिखना है वो चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। ये एक गारंटी और देता हूँ, यदि ये क्रोनोलॉजी जो है छोटे वाली इसको आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं, अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं, तो आपको और कहीं से भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आज मैं जो लेने जा रहा हूँ वो दिसंबर महीने की है। दिसंबर महीने की क्रोनोलॉजी मतलब नवंबर महीने के इसमें जीके दे रखा है, करंट दे रखा है। कल या परसों हर 2 दिन में एक क्लास आएगी। परसों की जो क्लास होगी वो जनवरी की, फिर फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, जून, जुलाई, यहाँ तक की पूरी कंप्लीट अपन क्लास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अपने है नहीं, पहले समझिएगा। रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए सिर्फ राजस्थान का समसामयिक दे रखा है। राजस्थान के खेल स्पोर्ट्स के संबंधी दे रखा है। राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एस्पेक्ट क्या है राजस्थान का वो दे रखा है। इसको अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें G20 शिखर सम्मेलन दे रखा है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, वो अपने काम का नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी राजस्थान का कोई जिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चुने गए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, इसमें भी अपना कोई काम का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना यात्रा, इसमें भी राजस्थान का कोई रोल नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, इसमें भी राजस्थान का कोई रोल नहीं है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 करंट के रूप में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब विश्व भूगोल आप पढ़ते हैं तो विश्व भूगोल में आपके एक जलवायु परिवर्तन टॉपिक है। जलवायु से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दा है उसमें एक टॉपिक है जलवायु। तो ये COP29 जो है उस पर्यावरण के टॉपिक में है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके पढ़िएगा। और COP30 का आयोजन कहाँ होगा वो भी इसमें दे रखा है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मानना है, इसको अपन पढ़ेंगे। अच्छा, इस करंट के अंदर साथ में वो चीजें आएगी जो राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड होगी, राजस्थान के करंट जो राजस्थान कला और संस्कृति से रिलेटेड होगी, और विश्व भूगोल और पर्यावरण और वैश्वीकरण वगैरह उस मुद्दों से संबंधित वो भी चीजें लेंगे। तो 29वां जो सम्मेलन है इसके बारे में बात करेंगे। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कोप कहते हैं 29। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जलवायु परिवर्तन, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची, नगरीकरण अपने है नहीं। ISA द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला जारी, सौर ऊर्जा के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024, ये भी काम के नहीं है, सिर्फ 2 बिंदु काम के, यही तो मैं आपको अलग करवाने के लिए आया हूं। तो शुरुआत करते हैं, आगे चलिएगा। G20 शिखर के बारे में कोई बात नहीं है अपने काम की। ये मोदी जी की यात्रा अपने काम की नहीं है। स्पेन की यात्रा भी काम की नहीं है अपने। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है अपने काम की। आइए सुनिएगा, पहली लाइन है, देखिए 29वां सम्मेलन है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए 29,
29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कोप 19 कहते हैं, 29 कहा गया है, COP कोप 29 ये सम्मेलन है। अच्छा, इस सम्मेलन का शीर्षक आपको बता दिया, ये 2024 का सम्मेलन है। संस्करण कौन सा है? 29वां है। आयोजन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, 29वां जो विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ वो बाकू अजरबैजान में हुआ। बाकू आप सब जानते हैं कैस्पियन जो सागर है, उस कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है और विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। आयोजन तिथि नवंबर 2024 है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगली बात और देखिएगा, क्या याद रखना है इसमें, मैं सारी बातें बता दूंगा आपको। अजरबैजान की मेजबानी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने, ये बात ध्यान रखिए। अध्यक्षता जो संबंधित राष्ट्र होता वही करता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अजरबैजान के मुख्तार बाबायेव। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की मुख्तार बाबायेव ने की। अगली बात सुनिए, सम्मेलन पूर्व निर्धारित तिथि, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आ रहा है। ये सम्मेलन जो है पहले 11 से 22 नवंबर 2024 तिथि थी, किंतु विकसित देश और विकासशील देशों के जलवायु वित्त पोषण सहायता राशि, ये ध्यान रखना है अपने को, वित्त पोषण, कौन सी? वित्त पोषण सहायता राशि पर मतभेद हो गया था। प्रश्न आएगा, इसलिए 24 नवंबर का हुआ। ये पूछा जाएगा कि पहले 11 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन वो बाद में लेट क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि जो जलवायु परिवर्तन है उस मुद्दे पर जो विश्व के देश है वो सहयोग करेंगे। ये पहले एक सम्मेलन समझौता हो चुका है, लेकिन उसमें कौन सा देश कितना सहयोग करेगा, यानी देश का मतलब वहां खेमों में बटा हुआ, एक विकासशील देश है, एक विकसित देश है। विकासशील देशों की मांग यह है कि विकसित देश ज्यादा जलवायु को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए विकसित देश उसमें ज्यादा फंड दे, जबकि विकासशील देश ये बात कर रहे हैं, विकसित देश कह रहे हैं हम इतना फंड नहीं देंगे। भागीदारी आपकी भी बराबर है। इस मामले को लेकर विवाद का कारण हुआ। प्रश्न आएगा कि 29वां कोप सम्मेलन है, उसको नियत तिथि से लेट होने का मुख्य कारण था, तो आप कहोगे विकसित और विकासशील देशों में जलवायु वित्त पोषण सहायता राशि उस पर मतभेद था, इस कारण इसमें निर्धारण जो समय था उससे देरी हुई। सम्मेलन में समृद्ध देशों ने 24 नवंबर 2024 को जलवायु वित्त पोषण के रूप में 2035 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सम्मेलन की मुख्य बात है कि 2035 तक जितने भी जो विकसित देश है उन्होंने $300 बिलियन की सहायता देने पर समझौता किया कि प्रत्येक वर्ष हम $300 की सहायता देंगे, ये समझौता हुआ। भारत सहित विकासशील देशों ने $1300 अरब की मांग की थी, अतः भारत ने $300 अरब का क्लाइमेट है उसको चेंज कर दिया, उस क्लाइमेट का हिस्सा नहीं है, खारिज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जलवायु वित्त कार्रवाई निधि, अजरबैजान ने कोप 29 के लिए पहलों के पैकेज जलवायु वित्त कार्रवाई निधि, ये भी ध्यान रखना है ना, ये नया एक समूह बना है। जलवायु वित्त कार्रवाई निधि का शुभारंभ 19 नवंबर 2024 को किया, तारीख याद नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना है। CFAS, ये है ना जो CFAS क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड, COP 29 कार्य एजेंडा के भाग के रूप में अजरबैजान में घोषित 14 पैकेजों में से एक पहल है। यह कोष जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक अंशदान प्राप्त करेगी, यानी जो भी जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने वाले देश है उससे जो फंड आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, आर्थिक हिस्सा आएगा, उसको इस निधि के अंदर जमा किया जाएगा। अगली बात क्या है भाई, अजरबैजान इसका संस्थापक योगदानकर्ता होगा। इसके द्वारा प्रारंभिक धन उगाही लक्ष्य $1 बिलियन रखा गया है, $1 बिलियन का टारगेट है। तो यहां पर अपन कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे, वो बातें कौन कौन सी उसके बारे में पहले बात करते हैं, सुनिएगा। यहां मैं महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिख देता हूं। अब ध्यान दीजिए, एक तो है अपने कोप 29, अच्छा कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी इस जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है इसमें जुड़े हुए देश है, उन देशों का एक सम्मेलन होता है हर साल, है ना, उसको कहा जाता है। अब सुनिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहली बात, इसका आयोजन आप लिखोगे नोट्स के रूप में, इसका आयोजन कहां हुआ? आप लिखोगे बाकू में। बाकू कहां है? अजरबैजान में।
एक तो ये बात आपके काम की, लिख दिया आपने। उसके बाद में लिखोगे इसको आयोजन हुआ कब, तो आप लिख दोगे नवंबर 2024। अच्छा, ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी मैं लिख रहा हूं, लिख तो मैंने दिया, लेकिन याद रहे तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगली बात, ये कौन सा संस्करण है, यानी ये हुआ कौन सा सम्मेलन, ये हुआ 29वां। ठीक, इसमें एक और बात है, तिथि परिवर्तन क्यों की, तिथि परिवर्तन की गई, 11 से पहला थी फिर लेट हो गया, उसका कारण क्या था, उसका कारण यहां पर मैं लिख रहा हूं। विकासशील, विकासशील व विकसित जो देश है, विकासशील और विकसित देशों के मध्य वित्त पोषण का विवाद। अच्छा, वित्त पोषण का विवाद इतना ही लिखना है। अब वित्त पोषण का विवाद किसको है, किस संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन है, उसको रोकने के लिए प्रत्येक देश को एक आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, वित्त देते हैं, उस फंड में जमा करवाते हैं, उसको लेकर एक विवाद है ना, कि विकसित देश कम दे रहे थे, विकासशील देश ज्यादा डिमांड कर रहे थे, ये मांग थी। अगली बात सुनिएगा, और ये क्या कहना चाहते हैं, अगला देखिए। हाँ, इसकी अध्यक्षता, ये जो सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता जहां अजरबैजान में हो रहा है तो करेंगे अजरबैजान की, लेकिन जो वहां के प्रमुख है उनका नाम याद रखना है, मुख्तार बाबायेव, मुख्तार बाबायेव, ये नाम याद रखना आपको। ये फिर ध्यान देना, करंट में नहीं है लेकिन पर्यावरण का मुद्दा आपके वहां, उसके लिए मैं तैयार करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण एक बात और है कि यहां पर कोष्ट में लेकर 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी की पार्टियों का सम्मेलन को सामान्यतः COP29 कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर ये जो यूएनएफसीसी है, पृथ्वी जलवायु ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए 1912 हुआ, उसके आगे बात करेंगे। अब और देखो भाई, अब ध्यान दो, इसकी और बात कही गई है, एक जलवायु वित्त कार्रवाई निधि आई है ना, इसके ध्यान दो, जलवायु वित्त कार्यवाही निधि, इसके बारे में क्या है, ये एक इस बार नई निधि बनाई गई है। इसका कारण यह है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब इन्होंने दे रखा है कि जलवायु वित्त जो कार्यवाही निधि है उसका काम है, जो भी ये देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन करेंगे, जो भी देश या कंपनियां जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन करेंगे, उन देशों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उन देशों से, उन कंपनियों से जो अंश होगा, उस आर्थिक अंश को इस कोष में जमा करवाना है ना। तो आप यहां पर लिख दोगे कि जो जीवाश्म उत्पादक देश है, मैं बोल देता हूं, आप लिख देना, जो जीवाश्म उत्पादक देश है और जो कंपनियां हैं, उनसे जो वार्षिक अंशदान होगा उसको इस कोष के अंदर जमा किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो वास्तविक टारगेट है वो उगाएगा, टारगेट $1 बिलियन का है। तो दूसरी लाइन आप लिख दोगे कि इस निधि में जो लक्ष्य रखा गया है वो $1 बिलियन वित्त संग्रहण का रखा गया है, ये बात। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये जो आयोजन हुआ पूरा COP29 का, इसके अंदर एक बात और कही गई, बात यह कही गई कि जो विकसित देश है वो प्रत्येक साल $300 बिलियन, ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक देश, विकसित देश $300 बिलियन सहायता राशि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो COP29 हुआ है, ये तो वहां जो मिलते हैं देश, जो सम्मेलन होता है, समूह बनता है उनका, लोगों का, है ना, जो अलग अलग देशों के सदस्य मिलते हैं उनका है, लेकिन ये सारा काम होता है, करवाता कौन है, इसके लिए एक संस्था बनी हुई है, UNFCCC। इस संस्था का गठन 1992 में किया गया है। इसका काम यह है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये दे रखा है इधर देखो,
क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, है ना, जलवायु परिवर्तन जो है उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फ्रेमवर्क है उसका एक सम्मेलन है, ये एक संस्था है, ये काम करती है और इसके नेतृत्व में ही ये जो COP29 वगैरह जो भी कोप ये पार्टियों का सम्मेलन होता है ये इसके अधीन। तो सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये है जिसका गठन हुआ 1992 के अंतर्गत, है ना। ये मैंने हालांकि जब पढ़ाया है तब जलवायु के अंदर इसको लिखवाया गया है, 92 हुआ और इसका काम है जलवायु परिवर्तन को कम करना और परिवर्तन कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसको कम करना। अब अपने काम की इसमें बात इतनी थी, आपने चीजें लिख ली होगी, लिखी तो बढ़िया, नहीं तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपन चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला अपने ये सूचकांक कोई काम का नहीं है अभी, आर्मेनिया वगैरह ये भी कोई सौर गठबंधन नहीं। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, भारत में यदि आपके ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन तो भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 के अंदर इसका गठन हुआ है और इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं दिल्ली के पास गुरुग्राम में वहां पर है। इस सौर संगठन में जो उष्ण कटिबंध के देश है वो सारे शामिल हो रहे हैं और उनमें से अभी जो है 104वां देश हुआ है आर्मेनिया शामिल हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नवीनतम देश शामिल हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में आर्मेनिया, है ना। आर्मेनिया काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित एक देश है। अगली बात सुनते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में मूल बातें क्या है उसका यदि अपने राजस्थान से कोई लेना देना पढ़ेंगे, वरना इसको नहीं पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला है भारत का 55वां फिल्म महोत्सव, अपने कोई काम का नहीं। छत्तीसगढ़ का धुड़मारास विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल, ये भी अपने काम का नहीं। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र झारखंड अपने काम के नहीं। गुरु घासीदास तामोर पिंगला देश का 56वां राष्ट्रीय टाइगर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में, इस बात को ध्यान रखना है ना। ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और 56वां टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा आपको ध्यान है? नागार्जुन सागर जो है ना वो सबसे बड़ा। अमेरिका ने भारत को लौटाई 14 सदी लूटी गई कलाकृतियां, ये भी आपको याद नहीं करना। विश्व बैंक की जॉब सेट रिपोर्ट, ये भी अपने काम की नहीं है। तो इसमें से अपने ये गुरु घासीदास वाला चीज आएगी तो पढ़ेंगे, वरना इसको सीधा आगे बढ़ाते हैं, अपने कोई काम की नहीं है अभी। हाँ, इसमें एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि अमेरिका ने भारत को लौटाई 1400 से अधिक कलाकृतियां। अमेरिका के द्वारा या अमेरिका में यहाँ से चुरा कर लेके गई यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो भारत की मूर्तियां अमेरिका में चुरा कर ले जाकर वहां पर लोगों ने जमा की। उन मूर्तियों को आपस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक्सचेंज करने के लिए समझौता हुआ भारत सरकार और अमेरिका के बीच में। परिणाम स्वरूप 1400 से अधिक मूर्तियां हैं वो अपने भारत में वापस आई। उनमें से एक मूर्ति महत्वपूर्ण है, उस मूर्ति का नाम है तन्नेश्वर देवी माँ की मूर्ति। ये थोड़ा ध्यान रखना, तन्नेश्वर देवी माँ की मूर्ति है, ये हरे भूरे रंग के पत्थर से बनी हुई है और मूर्ति राजस्थान के तमेश्वर महादेव गांव से ली गई है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तमेश्वर महादेव गांव है, वहां से लूटी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी मूर्ति जो राजस्थान से संबंधित है, नाम है तन्नेश्वर देवी माँ की मूर्ति, ये राजस्थान से संबंधित थी। इतनी बात ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं, शुरुआत अगले। WPO में काम का नहीं। अभी जो तीसरा पोर्शन अपना है उसमें दे रखा अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी। अब अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी का अपने इस सेकंड ग्रेड और रीट के करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं और न ही अपने दूसरे सिलेबस में है, इसीलिए इसको पूरा पूरा अपन खाली छोड़ देते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसमें टॉपिक कोई दे रखा तो अपने एक काम का है नहीं, इसलिए इसको सीधा सा अपन स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आता आर्थिक परिदृश्य। अब आर्थिक परिदृश्य में भी देखते हैं अपने काम की कोई चीज करंट से जुड़ी हुई है तो लेंगे। ध्यान रखना बेटा, केवल करंट की नहीं, उसके साथ साथ जो टॉपिक आपने लेके वहां पर भी इनको इंक्लूड करते रहना है। अगला है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। अब पशुपालन से संबंधित अपन देखेंगे, यदि राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीजें फैक्ट है इसमें बात करेंगे। भारत में किया गया रियाद कानूनी संधि पर हस्ताक्षर अपने काम का नहीं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपके सेकंड ग्रेड वाला विषय ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स आपके टॉपिक है तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की
2 की परियोजना मंजूरी, अटल इनोवेशन मिशन 2 को मिली मंजूरी काम करने। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट तो सीधा है नहीं, लेकिन जल संसाधन थोड़ा सा नाम अपन देख लेंगे। आगे शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, पहला टॉपिक है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024। अब इसको देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपने काम के। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है के अवसर पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी को जारी किया। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अब इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नाम ऊपर आएगा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024, तो सीधी सी बात है पशुपालन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो पशुपालन के बारे में पॉजिटिव बातें बताएगा, नेगेटिव बताएगा नहीं। तो ये बुनियादी पशुपालन वगैरह याद नहीं करना। ये जो है 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है और इसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के रुझान को दर्शाया गया है। अब इसमें ऊन के बारे में, मांस के बारे में, अंडों के बारे में और दूध के बारे में इस रिपोर्ट में सारी बातें बताई है कि पूरे भारत में क्या दृश्य है। अब देखते हैं राजस्थान का कोई स्थान है तो ठीक है, वरना अपन आगे चलेंगे। दुग्ध उत्पादन, ध्यान दीजिए, दुग्ध उत्पादन भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात, दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का पहला स्थान है। वर्ष 2023-24 में इतना दूध था, अपने काम के नहीं है। 2023 और 24 की तुलना वृद्धि इतनी हुई, कोई काम का नहीं। 2023 और 24 की शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है राजस्थान। ये बात याद रखनी है कि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान और भारत के अंदर राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये फैक्ट आपको याद रखना, पहला यूपी, फिर राजस्थान, तीसरा एमपी। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन, ये देश के बारे में इतनी अपनी जानकारी नहीं रखनी। उसके बाद में देखते हैं अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में अंडा उत्पादन अपने है नहीं और राजस्थान के इसमें कहीं नाम नहीं है, तो अपने को ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखते हैं कोई है क्या। मांस उत्पादन में राजस्थान का वैसे ही स्थान आना है नहीं। ऊन उत्पादन के अंदर देखते हैं, ऊन उत्पादन में ध्यान दो भाई। ऊन उत्पादन में वर्ष 2023 और 24 में कुल ऊन उत्पादन इतना हुआ, 2023-24 की तुलना वृद्धि इतनी हुई। ये बातें याद नहीं करनी, इतना हुआ मतलब मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में। 23-24 में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाले 5 राज्यों में पहला स्थान है राजस्थान का। पूरे देश की 47.53%, 47.5% ऊन का उत्पादन अकेला राज्य राजस्थान करता है। तो इस पूरे के अंदर आपने 2 प्रश्न पढ़े और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का। 2 प्रश्न आपने पढ़े, एक तो पढ़ा आपने दुग्ध उत्पादन का। दुग्ध उत्पादन का क्या पढ़ा भाई, दुग्ध उत्पादन का पढ़ा कि भारत का स्थान तो है इसमें पूरी दुनिया में पहला, और राजस्थान अपने पशुपालन है, कृषि है आपके, तो राजस्थान का स्थान है दुग्ध उत्पादन में सेकंड, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा है ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है फर्स्ट स्थान है, और परसेंटेज भी याद रखना है कि राजस्थान है वो 47.53% पूरे देश के ऊन का उत्पादन अकेला राज्य करता है। बात आपके समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं नई टॉपिक की। अब अपने ये काम का टॉपिक है नहीं ज्यादातर, तो अपन शुरुआत करें आगे भाई, बढ़ते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आगे भाई, प्राकृतिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक मिशन। ये बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स के अंदर आपका प्रश्न है ना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ हुआ, कब हुआ, कौन सी योजना, क्या है इसमें देखते हैं। मिशन तो है, नाम दे दिया। इसका मंत्रालय ध्यान रखो, खेती है तो खेती का मंत्रालय होगा, है ना, पर्यावरण वगैरह मंत्रालय नहीं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय का नाम है किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। 25 नवंबर 2024 को उसको मंजूरी मिली। ये भी तारीख थोड़ी ध्यान रखना, नवंबर 2024। मुख्य उद्देश्य क्या है, अब नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती है, तो सीधी सी बात है जो रसायनों वाली खेती है उस खेती को कम करना है और जैविक खेती को बढ़ावा देना है, इसका मूल उद्देश्य ये होगा। तो इसने देर का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसी कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय शब्द आया, राष्ट्रीय है इसका मतलब पूरे देश की योजना है, और एक केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें किसी राज्य का हिस्सा नहीं है कि रूप में पूरे देश में मिशन बोर्ड पर पूरे देश में चलाई जाएगी, है ना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन है पूरे देश में चलाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। कुल व्यय कितना आएगा उसकी अपनी जानकारी नहीं करनी है, आगे देखते हैं भाई। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आदत विकसित की जाएगी, जिसे स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्राधिकरण आदि शामिल है।
इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की लागत को कम करना और सुरक्षित भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। और देखते हैं क्या फैक्ट है इसके बारे में, सारी बातें बता रहा हूं। इसमें इच्छुक ग्राम पंचायत के 1500 समूहों को लागू किया जाएगा और 1 करोड़ किसानों तक इसको पहुंचाने की योजना है ना। 1500 समूह शामिल किए जाएंगे, 1 करोड़ लोगों तक इसमें पहुंचना है। इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान रखिए, 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में की जाएगी। इसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों या एफपीओ वगैरह संगठन उसके प्रचलन वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, जैव इनपुट संसाधन यानी कि जैविक खेती कैसी हुई, कम है, ज्यादा है, किन चीजों की जरूरत है, उसका इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी। आवश्यकता आधारित यह बीआरसी यानी इनपुट संसाधन केंद्र किसानों के लिए उपयोग के लिए तैयार की प्राकृतिक कृषि लागत की आसान उपलब्ध पहुंच करवाएगा। इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फोरम भी स्थापित की जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है, फोरम भी स्थापित की जाएंगे। इस सब के बारे में अपने एक जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या क्या चीजें हैं उसके थोड़ा सा एक हल्का सा नोट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बना के बता देता हूं। इसका नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। आपको नोट्स के रूप में क्या करना है, थोड़ा सा समय इस क्लास में लगेगा लेकिन 1 महीने की चीजें आपको एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगी। पहला देखो, इसने दे रखा है मिशन का नाम मैंने लिख दिया। अच्छा, किसने जारी किया है? कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, द्वारा। ठीक है, ये योजना शुरू कब हुई? ये हुई नवंबर 2024। उसके बाद और देखो भाई, और इसमें इसका उद्देश्य क्या दिया गया है? उद्देश्य इसका दिया गया है प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, नंबर 1 प्राकृतिक कृषि बढ़ावा, दूसरा रसायन मुक्त कृषि करना, तीसरा स्वच्छ व सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना, सुरक्षित भोजन, और अगला था एक और है उसमें, हाँ, किसानों की लागत को कम करना। ये सारे पॉजिटिव काम है, किसान लागत कम करना, किसानों की लागत को कम करना, लागत किसकी? खेती की, ये बात है। अब इसके विशेष जो बिंदु है वो और है, और वो क्या बिंदु है? इसके अंतर्गत जोड़ते जाइए, आगे लिखते जाइएगा, इसके अंतर्गत 15,000 समूह बनाए जाएंगे, 15,000 समूह बनाना और 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। ये इकोनॉमिक्स का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 करोड़ लोग जोड़ना, 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुल 7.5 लाख हेक्टेयर पर, 7.5 लाख जो हेक्टर है उसके ऊपर प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। 7.5 लाख हेक्टेयर, एक डाटा याद रखिए, इकोनॉमिक्स डाटा पर आधारित है। इसके अलावा और देखिएगा, इसमें 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र विकसित किए जाएंगे, 10,000 जैव इनपुट संसाधन है ना, जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और था इसमें, कृषि विज्ञान केंद्र, आप लिख लो अगला पॉइंट, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के लिए लगभग 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फोरम है ना, एनएफ मॉडल प्रदर्शन फोरम स्थापित की जाएंगे। जागरूकता पैदा करने, एकजुट करने, समूह में इच्छुक किसानों को मदद देगी। 30,000 कृषि सखियों और सीआरपी को तैनात किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना,
30,000 कृषि सखियों को स्थापित किया जाएगा, 2,000 NF मॉडल प्रदर्शन फार्म लगाए जाएंगे और 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र लगाए जाएंगे, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, 7.5 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाएगी, 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा और 15,000 जो समूह है उसको जोड़ा जाएगा और उद्देश्य आपको बता दिया। ये सारी चीजें थी इसकी। अब आगे अपन चलते हैं अगले पर। ये आपने लिख लिया होगा, है ना, ले लो नहीं तो। अब इस राष्ट्रीय के अंदर और ज्यादा मैटर नहीं। ये केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हालांकि जल संसाधन आपका टॉपिक नहीं, यदि होता तो 2 का नाम याद रखना। एक का नाम है तातो, एक का नाम है हियो। हियो और तातो 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कहां से संबंधित, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। इतनी बात आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रादेशिक। अब यहां से अपने महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होते हैं। जो करंट अफेयर है वो यहां से शुरू होगा विशेष रूप से। वो पहले वाले जो इकोनॉमिक्स के काम के थे, सिर्फ सेकंड ग्रेड वालों के काम के थे, रीड का वो कोई काम का नहीं था, या अध्यापक जो थर्ड ग्रेड उनके काम का नहीं था। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपके कुछ पॉलिटिक्स चीजें आ रही है। ध्यान दीजिए, यहां मैं पढ़ लेता हूं, आपकी किताब आपके लगभग पास में होती होगी। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, भाजपा ने 5 सीटें जीती। अपने ये कोई काम का नहीं है, इसको अपन छोड़ देते हैं, यहां पर काम का नहीं। अगला, ये जो व्यक्ति जीते ये भी कोई काम के अभी नहीं, आपको याद रखना है। आपको जो याद रखना है वो है ये विधानसभा कौन सी थी। बहुत सिंपल सवाल कभी पूछे जाते हैं। 16वीं विधानसभा थी। जो अभी जो विधानसभा चल रही है उस विधानसभा कौन सी है, क्रमागत 16वीं विधानसभा है। और 16वीं विधानसभा में टोटल 200 सदस्यीय विधानसभा आप सब जानते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक जो विधानसभा है वो आपके सेकंड ग्रेड वालों को विधानसभा दे रखी है, ये भी सेकंड ग्रेड के काम का है। 16वीं विधानसभा में 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है, 119 सीटें। दूसरे स्थान पर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरे स्थान पर है भारत आदिवासी पार्टी। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि 16वीं विधानसभा के चुनाव में तीसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी, तो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी। कभी कभी इन पार्टियों का नाम दे दिया जाता है और क्रम पूछा जाता है, इनको सीटों के अनुसार या वोट बैंक के अनुसार क्रम में रखो। तो सबसे बड़ी पार्टी 119 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, दूसरे स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा भारत आदिवासी पार्टी, चौथा नंबर आएगा बहुजन समाज पार्टी का, पांचवा आएगा राष्ट्रीय लोकदल, है ना, और छठा नंबर आएगा निर्दलीय का। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व उसका कोई भी सदस्य इस बार विधानसभा में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनता पार्टी प्रथम, कांग्रेस दूसरी, भारत आदिवासी तीसरी, बहुजन समाज पार्टी चौथी, राष्ट्रीय लोकदल पांचवी। इन बातों का ध्यान रखिए, प्रश्न आएगा। अगला, एक दक्षिण पश्चिम कमान में ज्ञान शक्ति की स्थापना, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये स्थान विशेष है। दक्षिण पश्चिमी कमान ये सेना को मजबूत करने के लिए, राजस्थान के इस पश्चिम भाग के अंदर सेना को मजबूत किया जाए, रक्षा सिस्टम है उसको मजबूत करें। इस रक्षा सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भारतीय सेना है उनकी दक्षिण पश्चिम जो कमान है, उन्होंने जयपुर के अंदर एक ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया है। ध्यान रखना, है ना। सेना से संबंधित नंबर 1, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने जयपुर में, कहां पर, जयपुर में एक नया रणनीतिक थिंक टैंक ज्ञान शक्ति स्थापित किया है। प्रश्न आएगा ज्ञान शक्ति क्या है, आप लिखोगे, अभी मैं बोल रहा हूं वैसे, ज्ञान शक्ति बराबर लिखोगे भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा जयपुर में स्थापित एक रणनीतिक थिंक टैंक है। अच्छा, ये क्या काम करेगा? रणनीतिक थिंक टैंक का मतलब तो सोचने विचारने का काम करता है। ये यहाँ पर किन चीजों की आवश्यकता है, रक्षा तंत्र को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, अनुसंधान को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, शोध कार्य कैसे किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में ये डाटा प्रोवाइड करवाएगा भारतीय वायुसेना को। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य रणनीतियों के अनुसंधान, विश्लेषण और निर्माण को बढ़ावा देना। तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। यह थिंक टैंक रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सशस्त्र बलों, उद्योग, राज्य सरकार, शिक्षाविदों के बीच बहस और बातचीत के लिए मंच प्रदान करेगा। सही बात है, क्योंकि सबसे बहस मंच लाएगा तभी तो थिंक टैंक कहलाएगा। थिंक टैंक के लिए आपको विचार लाने पड़ेंगे और विचार के लिए मंच प्रदान करना पड़ेगा। जयपुर सैन्य स्टेशन में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता राजस्थान के अवसर संगोष्ठी हुई, कोई काम की नहीं। इस संगोष्ठी का आयोजन रक्षा से संबंधित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, ये जो संगोष्ठियां होती है राजस्थान, उसको ज्ञान शक्ति थिंक टैंक और उद्योग संगठन एक फिक्की। ध्यान रखना, पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग यदि समूह कोई है तो वो फिक्की है ना। अगली बात सुनते हैं। तो ये ज्ञान शक्ति के बारे में 2 लाइनें लिख दीजिएगा। अगली एक महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वन अधिकारियों की बैठक में चीता कॉरिडोर
प्रोजेक्ट पर चर्चा। अब यहां एक महत्वपूर्ण चीता जो शब्द है, चीता, चीता मध्य प्रदेश के अंदर एक कुनो अभ्यारण्य है। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में कुनो अभ्यारण्य है। वहां पर सबसे पहले नामीबिया से और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। अब वर्तमान में वहां टोटल 24 चीते रखे गए हैं। लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में एक ऐसा कॉरिडोर विकसित किया जाए जहां पर चीते स्वतंत्र रूप से आसानी से अपना स्वतंत्र विचरण कर सकें। और इसके लिए वन के अधिकारियों के बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई। तो यहां मैं कुछ बात लिख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इधर है राजस्थान, इधर है एमपी और इधर है यूपी। इन तीन राज्यों के बीच का जो भाग है, यहां एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां एक कॉरिडोर बनेगा और उस कॉरिडोर का नाम है चीता कॉरिडोर। अच्छा, चीता कहां है? ये मध्य प्रदेश के कुनो अभ्यारण्य वहां पर है, ठीक है, कुनो अभ्यारण्य। और इधर राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य शामिल कर रहे हैं? मुकुंदरा अभ्यारण्य शामिल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क को शामिल कर रहे हैं और इधर कुनो को शामिल कर रहे हैं। अच्छा, मुकुंदरा नेशनल पार्क है और इसके अलावा जो क्षेत्र विकसित करेंगे उसमें हाड़ौती की चारों जिले शामिल होंगे। उसके अलावा सवाईमाधोपुर, करौली वो शामिल होंगे और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है उसको भी शामिल किया जाएगा। हालांकि जिलों की इतनी संख्या याद नहीं रखनी, आपको ध्यान रखना है 3 राज्यों के बीच चीता कॉरिडोर की बात चल रही है। उसमें राजस्थान का मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है वो शामिल है, मध्य प्रदेश का कुनो है। इधर देखो, चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इतने वन अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर, देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर होगा, उसको मंजूरी दी गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू की संभावना है। केंद्र सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के मध्य प्रदेश के कुनो अभ्यारण्य में बसाए चीतों के संरक्षण के लिए 25 वर्ष की प्लानिंग की है, ठीक है। राजस्थान सहित 3 राज्यों में 27 डिवीजन है, उन 27 डिवीजनों को मिलाकर एक चीता संरक्षण बनाया जाएगा। अगली बात देखिए, यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कुनो अभ्यारण्य से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। चीता संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं, राजस्थान के 8 जिले। कौन कौन से? बारा है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, 4 शेखावटी हो गए। इसके अलावा सवाईमाधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, 3 वो हो गए। एक पीछे बचा वो है चित्तौड़गढ़, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर वन क्षेत्र को भी इस योजना में शामिल किया गया है। अब न्यू फैक्ट क्या है इसके बारे में? चीता अभ्यारण्य के बारे में हालांकि कोई ज्यादा फैक्ट है नहीं, पढ़ने नहीं अपने को। महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना के 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में से कुनो नेशनल पार्क में 8 नामीबिया से चीते लाए गए थे। मोदी जी का फोटो वगैरह आप देखा, नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। उनके बाद में लेके आ गए कुछ दक्षिण अफ्रीका से और वर्तमान में चीते हो गए 44। अब यहां पर मैं क्या बात लिखने वाला हूं, उस बात को समझिएगा थोड़ा सा। फिर एक महत्वपूर्ण योजना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपना राजस्थान का मानचित्र है और यहां पर पड़ता है एमपी, इधर पड़ता है यूपी। यूपी का झांसी वाला जो एरिया है, झांसी ललितपुर, वो यहाँ बीच में। अब ये एक तो ये पूरा हाड़ौती क्षेत्र के चारों जिले, फिर सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर 3 जिले, ये 3 वो, 4 ये 7 और 1 जिला चित्तौड़गढ़, ये 8 जिले। 8 जिलों को शामिल किया गया है। और इधर है कुनो अभ्यारण्य, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इधर कौन सा? राजस्थान में कौन सा? मुकुंदरा। और इधर यूपी के अंदर एक ललितपुर और झांसी 2 क्षेत्र, इनके बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, चीता कॉरिडोर। तो आपको 3 राज्यों के बारे में बातें ध्यान रखनी है। अगली बात सुनिएगा, अगला एक महत्वपूर्ण भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सलूम्बर घाटोल क्षेत्र के 60 स्थानों पर 1000 टन स्वर्ण भंडार मिले, सोने के भंडार मिले। राजस्थान जीके वाली में याद रखना, रीट वाला और सेकंड दोनों में। सलूम्बर उदयपुर वाला क्षेत्र है और एक साथ में है घाटोल, घाटोल बांसवाड़ा में पड़ता है ना। सलूम्बर घाटोल 60 स्थान है, 1000 टन है। पढ़ते हैं क्या है? राजस्थान में सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड नया क्षेत्र भाई में 1000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। 1270 वर्ग किलोमीटर फैले एसजीएफ के 26 गांवों के 60 स्थानों में स्वर्ण भंडार का पता लगा है। 60 स्थान याद रखिएगा, 60 स्थानों में खोज की। सलूम्बर से बांसवाड़ा के घाटोल तक चिन्हित खोज करने वाले कर्नाटक के भूवैज्ञानिक, अच्छा इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वो कर्नाटक के वीएन वासुदेव ने खोज की। वीएन वासुदेव ने अनुसार 25 टन वार्षिक सोने का उत्पादन है। जगतपुरा भूकिया पहले से दे रखा है, इतने टन है। कांकरिया गारा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कांकरिया गारा क्षेत्र कहां पर है? घाटोल में है। घाटोल का कांकरिया गारा क्षेत्र सोने से संबंधित है। एक दे रखा है सलूम्बर का है डुगोचा, ये दे रखा है। अब यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण उत्पादन,
आप सब जानते हैं कि पहले से स्वर्ण उत्पादन सिर्फ राजस्थान का एकमात्र जिले का नाम आता है, आनंदपुर और जगतपुर भूकिया कौन से में है, वो है बांसवाड़ा में। ठीक है, अब इसकी हम अपना बात करेंगे। एक तो जगतपुरा तो है ही है, जगतपुर भूकिया तो है ही, एक और है कांकरिया गारा क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर राजस्थान का भूगोल लिख रखा है वहां पर इसको थोड़ा लिख दीजिएगा, कांकरिया गारा क्षेत्र। और कांकरिया जो गारा क्षेत्र है वो घाटोल बांसवाड़ा में पड़ता है, ये घाटोल और जिला आगे है बांसवाड़ा। और तीसरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डूंगोचा जो पड़ता है सलूम्बर में, नया जिला सलूम्बर है ना, सलूम्बर नहीं आए तो लिख दोगे उदयपुर। यहाँ पर ये स्वर्ण भंडार की जो खोज की है वो की है वी एन वासुदेव कर्नाटक के है, उन्होंने की है। अब इसके आगे और ये क्या बात बता रहा थोड़े, हाल ही में राज्य की जगपुरा भूकिया खदान की नीलामी की गई, रतलाम की। हाँ, एक और है, सोने के उत्पादन करने वाला राजस्थान में चौथा राज्य, ये भी बात ध्यान रखना, सोने का उत्पादन करने वाला राजस्थान चौथा राज्य है। सबसे पहले कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश है, तीसरा नंबर झारखंड का है और चौथा नंबर राजस्थान का है। तो ध्यान रखिए, सोने का उत्पादन करने वाला फोर्थ राज्य है, यहाँ उत्पादन शुरू हो गया, चौथा राज्य, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपन आगे। राज्य सरकार ने किया यूएनएफ के साथ एमयू, ये क्या मामला है, जनसंख्या कोष, इसमें अपना काम का है नहीं मामला। हाँ, उसके साथ कुछ जनसंख्या कोष के साथ काम का नहीं है। इधर बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन ने जीते 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, पर्यटन है वो भी आपके सिलेबस में होगा। राजस्थान ने 2 अलग अलग श्रेणियों में कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर 2024 सम्मानित किया। दोनों पुरस्कारों का नाम याद रखना है, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन ऑफ इन इंडिया। 2 पुरस्कारों के नाम याद रखना है। किताब आप सबके पास है, मुझे पता तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधा नाम क्लिक करके दे रहा हूँ, आपको याद करना है। 2 पुरस्कार मिले राजस्थान सरकार को। अगली बात देखते हैं, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा दो साइड में, प्रश्न आएगा, लिख दो आप साइड में, प्रश्न आएगा मतलब आएगा, जनजातीय क्षेत्र का नाम आते ही प्रश्न आएगा, है ना। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, अब नाम गोविंद गुरु है, इसका मतलब आदिवासी से जुड़ी हुई योजना है, नंबर 1। ठीक है, क्षेत्रीय विकास योजना है, इसका मतलब ये भी क्षेत्र विशेष है। अब इसकी एक एक योजना, एक एक घोषणा है, उसके बारे में देखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई, 15 नवंबर 2024 को योजना शुरू हुई। इस योजना में आदिवासियों संबंधित है तो उनके आदिवासी और जनजाति नाम दे रखा है, तो जनजातियों का अधिकार होता है वनों से संबंधित। तो इस योजना को वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो जनजाति समुदाय जंगलों में रहते हैं उनको जंगलों से संबंधित, जंगलों से प्राप्त होने उत्पादों से संबंधित जो अधिकार है वो परंपरागत रूप से अधिकार उनको वापस लौटाए जाएं, या उनके कल्याण के लिए योजना प्रदान की जाए, या उनके अधिकारों के साथ भविष्य में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, इस प्रकार की बातें करें। इस योजना तो पहली लाइन 15 नवंबर 2024 को शुरू, ये लिखना है। दूसरी योजना है वो हूबहू आपको लिख लेनी लाइन, वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त योजना का शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु महाविद्यालय में सम्मेलन कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम का नाम था नवादी युग धारा प्रेरणता समागम कार्यक्रम। गोविंद गुरु जो है, गोविंद गुरु विश्व जो महाविद्यालय कॉलेज है वहाँ पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था, और जनजाति गौरव दिवस के जो शीर्षक या कार्यक्रम था उसका नाम था नवादी युग धारा प्रेरणता समागम कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की, वो शामिल हुए। अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी वहाँ पर क्या क्या घोषणा की, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो, देखिएगा आप कितनी शानदार योजना है, घोषणा है। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर सीता माता अभ्यारण्य, कहाँ है, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाना है। इन्होंने कहा है क्या, इधर तो कहा है सीता माता अभ्यारण्य, फिर वहां से आ जाते हैं सीधा, यहां पर आप आओगे तो आपको त्रिपुरी सुंदरी
त्रिपुरी का मंदिर। उसके बाद में डूंगरपुर के अंदर जाओगे तो बेणेश्वर, और फिर एक है मानगढ़ बांसवाड़ा में। इन 4 क्षेत्रों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। 4 क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, ध्यान रख लेना। पर्यटन क्षेत्र में किन को जोड़ा जाएगा? इन 4 क्षेत्रों को सर्किट बनाने की घोषणा की है, और उसको औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा। साइड में उद्योग भी लगाए जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना। एक और घोषणा, डूंगरपुर में, कहाँ? डूंगरपुर में डूंगर बरड़ा, डूंगरपुर में डूंगर बरड़ा और बांसवाड़ा में बांसिया 4 पोटा जनजाति नायकों के स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। डूंगरपुर में डूंगर बरड़ा, बांसवाड़ा में बांसिया 4 पोटा का स्मारक बनाया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है, उदयपुर के अंदर, कहाँ? उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय बनाया जाएगा। ये आपके प्रश्न छप गया एग्जाम के अंदर। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में, ना कि डूंगरपुर में। ध्यान रखना, रास्तापाल घटनाएं वगैरह सारी डूंगरपुर से थी, पहला ऑप्शन डूंगरपुर आएगा, लेकिन आपको उत्तर करना है वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में आएगा, और डूंगरपुर बरड़ा है, याद रखना है। डूंगरपुर में बांसिया है, वो बांसवाड़ा में। और 3-4 कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़कर सर्किट बनाया जाएगा, उसकी भी बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं भाई, यहां पर तो बात हो गई। अगली बात देखो भाई, अगला है प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम समीक्षा हेतु समिति गठित। ये बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम है। इस प्रदेश की जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाएगी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन अध्यक्ष का नाम याद रखना है। वो वर्तमान विश्व जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति है प्रोफेसर कैलाश सोढानी। ध्यान रखना, कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, कुलपति है कैलाश सोढानी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और टोटल इसमें बनाए गए 10 सदस्य। इनके द्वारा स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में उसका समीक्षा की जाएगी, और बाद में इसमें क्या संशोधन होगा वो अगले सत्र से इसमें संशोधन होकर आ जाएगा। तो कैलाश सोढानी का नाम इसका समिति के बारे में ध्यान रखना। अगली बात देखते हैं भाई सीधा, आईआईटी जोधपुर में खुलेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर जीके भाई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे संबंधित जो उसका एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, वो हुआ है भारतीय आईआईटी जो जोधपुर है, उस जोधपुर की संस्था में, आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इस संबंध में इंडिया आई, नाम याद रखना, इंडिया आई और मेटा जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने आती है, व्हाट्सएप पर आता है, मेटा ने आईआईटी जोधपुर में जेनरेटिव एआई केंद्र की स्थापना की है। ये भी ध्यान रखना, ये सारे जेनरेटिव एआई वगैरह, एआई का नाम आते ही आपको जोधपुर याद रखना है। कौशल और क्षमता निर्माण के लिए यूआई पहल शुरू की गई है। यूआई पहल का काम होगा कौशल और क्षमता निर्माण के लिए यूआई की गई है। उद्देश्य स्वदेशी एआई अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देकर कौशल विकास और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाकर भारत में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना है। इसके तहत 3 वर्ष में 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षण किया जाएगा, करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम, केस स्टडी और खुले डेटा सेट जो है उसकी सुविधा वाला एक जनरल एआई रिसोर्स स्थापित होगा। फेसबुक पैटर्न 3 वर्ष में 7.5 करोड़। इसमें अपने फंड की कोई बात नहीं है, फंड अपने लेना नहीं है ना। अपने को यहाँ पर ये बात पढ़नी है कि एआई का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जोधपुर की आईआईटी में स्थापित होगा। वहाँ पर जेनरेटिव एआई केंद्र की स्थापना की गई है, और कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा आई है उसका भी उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं, नेशनल सब जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता में राजस्थान ने 4 पदक जीते। इसमें भी अपने को कोई विशेष बात याद रखने लायक अपने है नहीं। आगे देखते हैं भाई, सरकारी नौकरी भर्ती में ये काम का नहीं है। हाँ, एक ये है खिल्लीराम मीणा, व्यक्ति के बारे में है, नाम है खिल्लीराम मीणा, है ना। इनके बारे में थोड़ी सी बात ध्यान रखिए। खिल्लीराम मीणा जो है वो आईएएस अधिकारी है, और उनको वर्तमान में मिजोरम का मुख्य सचिव घोषित बनाया गया है। मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया है, लेकिन वो राजस्थान के भरतपुर जिले से, इसलिए ध्यान रखना है। खिल्लीराम मीणा भरतपुर जिले से, मिजोरम का मुख्य सचिव, इतनी सी लाइन याद रखनी है। इसके अलावा अपने को कोई बात विशेष ध्यान नहीं रखनी है। अगला है वासुदेव देवनानी। इनके बारे में एक ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वां जो सम्मेलन हुआ अभी, उस सम्मेलन के अंदर राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति वो थे वासुदेव देवनानी। इतनी बात ध्यान रखनी है ना। इसके अलावा जो भी योजना है उसके बारे में कुछ भी बातें याद नहीं रखनी। अगला देखते हैं, वरुण सागर। ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जीके ग्रुप में है बहुत सारी बात। वरुण सागर क्या है? जो राजस्थान के अजमेर जिले में फौज सागर झील थी, उस फौज सागर झील का नाम चेंज करके रख दिया
वरुण सागर, ये याद रखना। इसके अलावा और है। अच्छा, ये नाम रखने की घोषणा किसने की? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। तो फौज सागर का नाम अब झील फौज सागर ना होकर क्या हो जाएगा? वरुण सागर। एक और है, एक अजमेर के अंदर बना हुआ किंग एडवर्ड मेमोरियल, अजमेर के अंदर बना हुआ है किंग एडवर्ड मेमोरियल, उसका नाम अब होगा महर्षि दयानंद मेमोरियल। किंग एडवर्ड मेमोरियल की जगह महर्षि दयानंद मेमोरियल अजमेर का है। और इसी के अंदर एक अजमेर के अंदर बनी हुई होटल खादिम, सरकारी होटल है, होटल खादिम, उसका नाम रख दिया गया है होटल अजय मेरू, होटल अजय मेरू। तो 3 नाम परिवर्तन किए, याद रखना। एक तो नाम परिवर्तन किया फौज सागर का वरुण सागर कर दिया। एक आपको किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर में है, उसका नाम रख दिया महर्षि दयानंद मेमोरियल। एक है अजमेर में होटल खादिम, उसका नाम रख दिया होटल अजय मेरू। और क्या बात है भाई, आगे देखते हैं। सक्षम जयपुर अभियान, ये अपने काम का नहीं। ऑपरेशन लाडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ऑपरेशन लाडली, ध्यान दीजिए। ऑपरेशन लाडली, एक लाडली अभियान चलाया है। इस लाडली अभियान को चलाने का काम राजस्थान पुलिस ने किया। ये राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है, लेकिन इसका काम है वो बाल विवाह को रोकना। अभी पीछे एक विशेष अभियान चला था, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल को नामित किया गया था। बाल अपराध, बाल जो विवाह है उसको रोकने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समाज में प्रचलित बाल विवाह क्या है? बाल विवाह जैसी कुप्रथा को प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य भर में ऑपरेशन लाडली चलाया गया। कब? 11 से 16 नवंबर 2025। इस अभियान की तारीख याद रखनी है, 5 दिन का है, 11 से 16 नवंबर 2024 को। इस अभियान के अबुझ सवा उसमें चल रहा था, उस समय का था, आप काम का नहीं है। ऑपरेशन लाडली के बारे में 3 लाइन लिखोगे। ऑपरेशन लाडली बाल विवाह रोकथाम से संबंधित है, राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित है, 11 से 16 नवंबर 2024 को चलाया गया था। आगे देखते हैं भाई और क्या बात है। अब थोड़ा सा बचा है, अंतिम की ओर है। स्वनिधि भी और सम्मान भी, स्वनिधि भी सम्मान भी। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय और बैंकों में 18 नवंबर 2 दिसंबर 2024 की अवधि को स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया गया। बैंक और नगर निकायों में है। इस पखवाड़ों को आयोजित किए जाने वाले उद्देश्य था पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का है, उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। तो यहाँ ध्यान रखना, स्वनिधि भी और सम्मान भी क्या है, ये राजस्थान के अंदर है। नगरीय निकाय और बैंक जितने भी, उनमें यह पखवाड़ा चलाया गया, अभियान चलाया गया, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स जो लोग हैं जिनको 10,000 रुपये की सहायता मिलती है, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। अगला देखते हैं क्या है भाई व्यवस्था। इधर जयपुर इधर है योजना वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो, ये ध्यान रखिएगा, नाम है वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो। क्या है इसके बारे में? वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो उदयपुर में स्थित, कहां? उदयपुर में स्थित है। माणिकीलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान। पहली बात तो यहां ध्यान रखिएगा कि माणिकीलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान कहां है? उदयपुर में। और इस संस्था के अंतर यहां पर वन फूल जनजातीय डिजाइन स्टूडियो बनाया गया है। ये जनजातियों संबंधित सारी डाटा लेगा और उसकी सूचना प्रेषित करेगा। इसका लोकार्पण जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया था। जनजातीय कला का संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से इसका काम है, जनजातीय कला जो है उसका संरक्षण किया जाएगा और संवर्धन किए जाने की दृष्टि से स्थापित इस स्टूडियो में आम जनजातीय कलाकारों द्वारा बनाएगी कलाकृतियां, आम जनता द्वारा बनाएगी कलाकृतियां और डिजाइनों को देख सकेंगे, निर्धारित मूल्य पर क्रय भी कर सकेंगे। यह स्टूडियो पारंपरिक जनजातीय कला और नवाचारों को वन फूल ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होगा। नाम बड़ा गजब का है, वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो। ये उदयपुर में है, कहाँ है? उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर के अंदर माणिकीलाल जो आदिम शोध और संस्थान है उसमें है। इसका उद्देश्य है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आदिवासी जो प्रतिभा है उनके द्वारा जो कलाकृतियाँ आती हैं उन कलाकारी को वहाँ संरक्षित रखना, बाहर से आने वाले लोग उन कलाकृतियों को देखें और उसको आसानी से क्रय भी कर सकें, इसके लिए है। अगला एक प्रश्न और भी है, जयपुर स्थापना दिवस। अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे। जयपुर स्थापना दिवस, जयपुर की स्थापना आप सभी जानते हैं कि 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर 1727 को जय सिंह के द्वारा की गई थी। अब वर्तमान में जो जयपुर का स्थापना दिवस इस बार हुआ वो 297वें स्थापना दिवस, इसका थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना। 297वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। ग्रेटर निगम वगैरह स्टैच्यू के जयपुर स्वाई मान सिंह ने स्थापना की थी, विद्याधर उसके वास्तुशास्त्र थे, है ना। तो 297वें स्थापना दिवस, कभी पूछ रहे जयपुर का स्थापना दिवस कौन था? 297वें। अगली बात देखो, राज्य स्तरीय विज्ञान और गणित पर्यावरण प्रदर्शनी, ये भी राज्य
स्तरीय विज्ञान और वाणिज्य, राज्य स्तरीय विज्ञान और वाणिज्य पर्यावरण की प्रदर्शनी कहाँ लगी? तो 57वीं कौन सी है? 57। अभी अभी इस प्रकार के छोटे मजले प्रश्न पूछे जाने लगे। 57वीं राज्य स्तरीय विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में किया गया। आप सीधा सा लिखोगे राज्य स्तरीय विज्ञान और गणित पर्यावरण प्रदर्शनी, आगे लिख दोगे मांडल भीलवाड़ा में। कब हुआ? तारीख आपको नहीं लिखनी है। 4 इस दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान राज्य, इसका किया किसने? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, RSIT जो है ना, RSCIT अपनी जो संस्था है NCERT आधारित चलती है, उसके द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है उदयपुर, उसके द्वारा आयोजन हुआ। आप सीधा नाम लिख दोगे, राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी मांडल में हुई, उदयपुर की इस RSCIT ने संस्थापित किया। अगला है जनजाति गौरव महोत्सव, ये भी ध्यान रखना। जनजाति गौरव महोत्सव का आयोजन हुआ कोटड़ा में, कोटड़ा पड़ता है उदयपुर जिले में, इतनी बात ध्यान रखनी है। और देखो भाई आगे क्या है, अगला है श्री पुष्कर मेला। पुष्कर मेला के बारे में आपको कोई विशेष करंट की बात ऐसी याद रखने वाली है नहीं। एक बूंदी उत्सव है, बूंदी उत्सव हर साल मनाया जाता है, नवंबर के महीने में आता है बूंदी उत्सव। जल उत्सव, हाँ जल उत्सव, ये थोड़ी बात ध्यान दीजिए। नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा देश के 20 राज्यों और 20 आशान्वित जिलों ब्लॉकों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन 6 से 20 नवंबर 2024 को हुआ। पहला तो जल उत्सव का आयोजन कौन करता है? नीति आयोग करता है, ये बात ध्यान रखिए। किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, ठीक है। अगली बात, इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का आशान्वित ब्लॉक है संग्रिया, वहां पर उसका चयन किया गया। तो यहां पर राजस्थान में जल उत्सव आप कहोगे तो एरिया आप लिख दोगे संग्रिया, है ना, वो आशान्वित ब्लॉक है, वहां पर इसका किया गया। ओके, अगली बात देखते हैं। राज्य स्तरीय कला उत्सव, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव अलवर के चिकानी स्थित लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में किया गया। इस कला द्वारा आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया गया, इसको भी याद नहीं रखना है। अगली बात देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट से संबंधित है, कोई बड़ी बात इसमें ध्यान नहीं रखनी है। अगला इसमें और क्या याद रखना है भाई, कृष्णादित्य कुणाल खेल से जुड़े हुए। पाई स्कूल ओलंपिक्स, पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन राजस्थान राज्य क्रिकेट प्रश्न किया, कोई मोनिका स्वर्ण, ये भी याद नहीं रखना है। नीड हेल्प, ये थोड़ा ध्यान रखना, नीड हेल्प क्या है ना, नीड हेल्प क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं, कौन सी? संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस की सहायता उपलब्ध करवाने हेतु राजकोप सिटीजन ऐप में महिला और सुरक्षा के लिए मदद चाहिए, नीड हेल्प फीचर बनाया गया है। नीड हेल्प एक नया फीचर है ना, पहले से जो राजकोप सिटीजन ऐप राज्य सरकार का चलता है उसमें एक फीचर नया डाला गया है, मदद चाहिए या नीड हेल्प। महिलाओं, जो संकट में महिलाएं होती है वो कभी भी कॉल करेगी, उसमें नंबर वगैरह दे दी जाएंगे, उसके तहत ये काम होगा। अगला है सरदार गुरजन सिंह बराट, इसके बारे में कोई विशेष बात अपने को ध्यान में नहीं रखनी है। और क्या, 27वां पेज, अंतिम रूप में पंच गौरव, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, पंच गौरव, लास्ट पंच गौरव। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, ध्यान रखना, राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और खेल पर फोकस के रूप में 5 गौरव योजना। 5 कौन कौन सी है? एक उत्पाद, ध्यान रखें, एक तो है उत्पाद, ठीक है, एक है उपज, उपज का मतलब खेती, एक आपको दी जाएगी वनस्पति, वनस्पति की प्रजाति, एक होगा खेल और एक होगा पर्यटन स्थल। पूछा जाएगा आपको राज्य सरकार द्वारा घोषित पंचगौरव में शामिल नहीं है, तो उसमें एक उत्पाद है, एक उपज है, एक वनस्पति प्रजाति है, एक खेल है और एक पर्यटन स्थल है। 5 इसमें शामिल है, ठीक है। आगे सुनो, इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में 5 तत्वों को जिले के पंचगौरव में नामित किया जाएगा। इसे नोडल विभाग कौन है? सब है। यदि आप वनस्पति का नाम लोगे वन विभाग आ जाएगा, उत्पाद के नाम लोगोगे तो औद्योगिक विभाग आ जाएगा, उपज का नाम लोगोगे तो कृषि आ जाएगी, खेल में खेल है, पर्यटन में पर्यटन है, ये सब के अपने अपने नोडल एजेंसी, बहुत सारे नोडल विभाग है। तो नोडल विभाग वाली रामायण बंद है, याद नहीं करने, 5 उत्पाद याद करने आपको, ठीक है। अगली बात सुनते भाई, डिजिटल राजस्थान यात्रा याद रखेंगे। सिंधु दर्शन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंधु दर्शन सिंधी समाज से संबंधित योजना है। सिंधी समाज को
पर्यटन के रूप में या धार्मिक यात्रा जो लेह लद्दाख की ओर लेके जाते हैं, उसमें सरकार इसको फंड देती है। तो सिंधु दर्शन यात्रा सिंधी समाज से जुड़ी बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह लद्दाख की सिंधु यात्रा है। सिंधी समाज के लोग लेह लद्दाख को पवित्र मानते हैं, वहां पर हर साल जाते हैं। तो सरकार उनको 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। ठीक है, सामान्य बात है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये बाल विवाह रोकथाम करने वाला एक एनजीओ है। तो एनजीओ के बारे में कोई सामान्य प्रश्न आते नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे अपन सीधे चले जाएंगे कहाँ पर, रोबोटिक्स डॉग। रोबोटिक डॉग है ना, उसको कहाँ लगाया गया है, पोखरण के अंदर जो फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा जो एक अभ्यास किया गया था, इस अभ्यास में 50 से अधिक सैनिक और 10 रोबोटिक डॉग्स ने हिस्सा लिया था। रोबोटिक डॉग कहे जाने वाले इस यंत्र का पूरा नाम याद रखना है आपको, मूले है, रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, है ना, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, है ना। रोबोटिक्स डॉग से उसका नाम है MULE, मूले, ये पूरा नाम है। अच्छा, इसने सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, कहाँ पर, जैसलमेर की पोखरण रेंज में हुई वहां पर। अच्छा, ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी से युक्त एक यंत्र है ना। डॉग्स का मतलब कुत्ता यहाँ नहीं है ना, पूरी एक यंत्र है जिसमें वाईफाई है, 4G वगैरह संचालित, बर्फ रेगिस्तान एरिया उबड़ खाबड़ कहीं पर भी जा सकता है, उसके बारे में। अगला देखिए सम्मान के बारे में, जोधपुर एयरपोर्ट एम्स जोधपुर को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट, ये भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आने लगे अब, है ना। बेस्ट एम्स को बेस्ट एक्स्ट्रा ट्यूमर इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया। मेडिकल कॉलेज का एक चिकित्सा विभाग का पुरस्कार है, उसको याद रखना है, इसको दिया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश अपने काम का नहीं है। और लास्ट अंतिम लेते हैं, क्या मामला है, अंतिम है ये चित्रकूट में अपना काम का नहीं, चित्रकूट, और ये योजना ये भी अपने काम की नहीं। इस प्रकार जो मैंने आपको पढ़ाई बातें लगभग आपके 2-3 पेज के अंदर हो जाएगी। 2-3 मुख्य योजनाएं हैं, बाकी छोटी मोटी चीजें जो पर्यावरण से रिलेटेड थी, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित थी, 1-2 योजना 2 या 3 पेज के अंदर मैटर हो जाएगा। तो 1 घंटे की क्लास के अंदर, घंटा 1.5 घंटे क्लास के अंदर आपको पूरी जो किताब है उसका निचोड़ मैंने सामने रख दिया। कल या परसों अगली जो नेक्स्ट होगी वो अपन लेके आएंगे जनवरी महीने की। अब हर 2-3 दिनों में ये 1-1 महीने की योजना चलाते रहेंगे, ताकि आप लोगों तक, अच्छा, आपको करंट में कन्फ्यूज नहीं होना पड़ जाए। ये रीट 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों के काम की। जय हिंद, जय भारत।